My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी लोगों का डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम सभी लोग पिछले कुछ कक्षाओं से, कुछ वीडियो से राष्ट्र गौरव, पर्यावरण और मानवाधिकार अध्ययन का जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों का, चाहे वो बीए के हों, बीएससी के हों, बीकॉम के हों, उसके लिए उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसका अभ्यास कर रहे हैं। और आज की कक्षा के पूर्व पिछले वीडियोज में, पिछली कक्षाओं में हम सभी लोगों ने 140 प्रश्नों का अभ्यास किया है। और उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में आज की इस क्लास में हम सभी लोग अन्य 20 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे। ये ऐसे प्रश्न होंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हम सभी लोग 20 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पी प्रश्न जो कि संबंधित होंगे राष्ट्र गौरव, पर्यावरण और मानवाधिकार अध्ययन के आपके अनिवार्य प्रश्न पत्र से, उसका अध्ययन करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, प्रश्न संख्या 141। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन है कि हरित गृह प्रभाव किसकी अधिकता के कारण होता है। इंग्लिश में आप सभी लोगों ने ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम सुना होगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव किसकी अधिकता के कारण होता है। और आपके विकल्प हैं ए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, या डी है ऑल ऑफ द एबव या उपर्युक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं या हरित गृह वाली जो गैसेज होती हैं जो कि हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करती हैं, उसमें सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का नाम आता है, लेकिन उसके साथ साथ जो नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होते हैं उसका भी नाम आता है, मीथेन का भी नाम आता है। तो कई ढेर सारी गैसेज हैं जिसकी वजह से हरित गृह प्रभाव होता है। तो इस तरह से देख रहे हैं हम कि जो यहाँ पे डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उपर्युक्त सभी मीन्स जितने भी गैस दिए गए सभी का रोल जो है हरित गृह प्रभाव में होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि गैसें पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव उत्पन्न कर रही हैं। इन गैसों को हरित गृह गैसेस भी कहा जाता है। हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख है। अब इसमें यदि पूछा जाता है कि इसमें प्रमुख कौन सा है, मेन कौन सा है, तो कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो हरित गृह प्रभाव को उत्पन्न करने में उसकी प्रमुख भूमिका क्या है, वो मेन है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बहुत ही सरल प्रश्न है। क्वेश्चन है कि सीएनजी का विस्तृत रूप है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी। सीएनजी गैस के नाम में के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो उसका पूरा नाम क्या है। और ऑप्शन है आपके ए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बी सेंट्रल नेचुरल गैस, सी कंबाइंड नेचुरल गैस, या डी कोल्ड नेचुरल गैस। तो डियर स्टूडेंट्स, सीएनजी गैस का नाम आप लोगों ने सुना है, तो उसका पूरा नाम क्या है, कोल्ड नहीं, सेंट्रल नहीं, कंबाइंड नहीं, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सीएनजी का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और आप सभी लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि आजकल वाहनों में सीएनजी गैस का प्रयोग किया जा रहा है। सीएनजी गैस चालित वाहन जो आजकल मार्केट में अवेलेबल है, हम सड़कों पर देख सकते हैं। तो यह गैस या सीएनजी गैस विभिन्न वाहनों में प्रयोग की जा रही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 143। प्रश्न है, सबसे ज्यादा कैंसर को उकसाने वाला हाइड्रोकार्बन प्रदूषक है। कौन सा हाइड्रोकार्बन प्रदूषक ऐसा है, जितने ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से सबसे ज्यादा उसको कैंसर को उकसाता है। और आपके ऑप्शंस हैं ए बेंजीन, बी ओलिफिन, सी सिनेमिक अम्ल, या डी बेंजपायरीन। डियर स्टूडेंट्स, जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं उन सब में जो सबसे ज़्यादा कैंसर को उकसाता है वो बेंजीन नहीं, सिनेमिक अम्ल नहीं, ओलिफिन नहीं, बल्कि बेंजपायरीन है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बेंजपायरीन। कैंसर के विकास के समग्र खतरों के लिए बेंजपायरीन या बेंजोपायरीन लगभग 11% जिम्मेदार, मीन्स 11% जो है कैंसर जो हो रहा है वो बेंजपायरीन की वजह से हो रहा है। और बेंजपायरीन
का प्रयोग हम कैसे करते हैं? जब हम अपने भोजन को बहुत अधिक पकाते हैं या जो हम तेल होते हैं उसी तेल को हम बार बार यूज करते हैं, रीयूज करते रहते हैं। हमने पकाया भोजन, उसके बाद जो है या हमने पूड़ी काढ़ा या कोई चीज़ हमने तेल का प्रयोग किया, किसी चनाई किया काढ़ा, उसको उस तेल जो बचा उसको हमने रख लिया, फिर उसी का तेल का प्रयोग किया, फिर अगली बार फिर बचा के रखा, फिर उसका तेल का प्रयोग किया। मीन्स जो बचा हुआ तेल होता है, जो तेल का हम लोग बार बार प्रयोग करते हैं, उसमें बेंच पायरीन पैदा होता है या बहुत अधिक खाना पकाने से बेंच पायरीन पैदा होता है और यह जो है बहुत बड़ा कारक है कैंसर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 144 144 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ राज्य के सप्तांग सिद्धांत से संबंधित है? अक्सर पूछा जाता है और आपके ऑप्शंस हैं ए मनुस्मृति, बी यजुर्वेद, सी शुक्र नीति या डी अर्थशास्त्र। तो डियर स्टूडेंट्स, जो सप्तांग सिद्धांत दिया गया है वो किस ग्रंथ में? तो मनुस्मृति में नहीं, शुक्र नीति में नहीं, यजुर्वेद में नहीं, किस में दिया गया है? अर्थशास्त्र में दिया गया है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। संस्कृत साहित्य को समृद्ध करते हुए कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो सबसे पहली बात कि अर्थशास्त्र किसने लिखा? कौटिल्य जी ने लिखा है। तो यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, राज्य के सावयव स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए कौटिल्य ने इसके 7 अंग बताए हैं और इसी को हम सप्तांग सिद्धांत कहते हैं, जिसमें पहला है स्वामी या राजा, दूसरा है अमात्य, तीसरा है जनपद, चौथा है दुर्ग, पांचवा है कोष, छठा है दंड तथा सातवां है मित्र। तो इस तरह से ये 7 जो है अंग जो है, इन्हीं 7 अंगों को मिला करके सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। और यह सप्तांग सिद्धांत किसने दिया है? इनका जो सामूहिक वर्णन है सप्तांग सिद्धांत कहलाता है और इसका वर्णन अर्थशास्त्र में है। अर्थशास्त्र किसने लिखा है या किसकी कृति है? तो कौटिल्य की कृति है। तो कई ढेर सारे प्रश्न आपके यहाँ से बन सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, प्रश्न संख्या 145 145 प्रश्न है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ए नाइट्रेट के रूप में, बी नाइट्रोजन के रूप में, सी नाइट्राइट के रूप में या डी अमोनिया के रूप में। तो डियर स्टूडेंट्स, जो नाइट्रोजन गैस हमारे पर्यावरण में, आप जानते होंगे कि पर्यावरण कंपोजिशन जो उसमें नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक है, लेकिन नाइट्रोजन गैस के रूप में पौधे जो है नाइट्रोजन को नहीं लेते हैं। तो फिर किस रूप में लेते हैं, यही प्रश्न है। तो नाइट्रोजन के रूप में नहीं, अमोनिया के रूप में नहीं, नाइट्राइट के रूप में नहीं, बल्कि वह नाइट्रेट के रूप में पौधे जो है नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए अति आवश्यक है और पौधे इसे मिट्टी से मुख्यतः कैसे लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 146 146 प्रश्न है ऊर्जा संकट का समाधान है। जो ऊर्जा संकट है या एनर्जी क्राइसिस है, उस एनर्जी क्राइसिस का क्या समाधान हो सकता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए कोयले की खोज करना, बी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की खोज करना या उस पर डिपेंड होना, सी है पावर की कटौती करना मीन्स बिजली की काट देना, और डी है पेट्रोलियम। तो डियर स्टूडेंट्स, ऊर्जा का जो संकट बना हुआ है उस ऊर्जा के संकट को यदि हमें दूर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमारे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हैं उन वैकल्पिक स्रोतों पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा, उसका प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, टाइडल एनर्जी हो गई, इन सभी का हमें प्रयोग अधिक से अधिक करना होगा, ना कि कोयले का, पेट्रोल का। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 147 147 प्रश्न है कि रिकेट्स या सूखा रोग किसकी कमी से होता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए विटामिन ए, बी विटामिन B3, सी विटामिन सी या डी विटामिन डी। तो डियर स्टूडेंट्स, रिकेट्स या सूखा रोग जो है किसकी कमी से होता है? ए नहीं, सी नहीं, B3 नहीं, बल्कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग होता है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। विटामिन डी की कमी से जो नवजात शिशु होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं उनमें रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है। यदि विटामिन डी की लगातार कमी बनी रही, उसका स्तर कम रहा, तो बच्चों में जो है सूखा रोग या रिकेट्स हो जाता है। जबकि बड़ों में भी विटामिन डी की कमी से रोग होता है, इसको ऑस्टियोमोलासिया कहते हैं, या फिर जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, प्रश्न संख्या 148 148 प्रश्न है कि भारत में बाघ संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? और आपके विकल्प हैं ए 1970, बी 1971, सी 1973 या डी 1975। तो डियर स्टूडेंट्स, भारत में बाघ संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 71 नहीं, 75 नहीं, 70 नहीं, बल्कि 1973 में हुई। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 1973।
Project Tiger is a tiger conservation program launched in April 1973 by the government of India during Prime Minister इंदिरा गांधी टेन्योर। तो एक प्रश्न यहाँ से और पूछा जा सकता है कि जो बाघ संरक्षण प्रोजेक्ट टाइगर चला उसमें भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो उसमें भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 149 प्रश्न है विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? और आपके ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं, ए रक्त का थक्का न बनना, बी स्कर्वी, सी रतौंधी और डी पेलाग्रा। तो डियर स्टूडेंट्स, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी नहीं, स्कर्वी नहीं, पेलाग्रा नहीं, बल्कि जो ब्लड होता है, रक्त होता है, जो खून होता है, उसका थक्का नहीं बनता है यदि शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। विटामिन के की कमी से ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती। विटामिन के ब्लड की क्लॉटिंग में मदद करता है, हेल्प करता है, और इसकी कमी से ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती, यानी थक्का नहीं बन पाता है, और चोट लगने या किसी ऑपरेशन के दौरान हैवी ब्लीडिंग हो सकती है जिससे मरीज की मृत्यु भी हो सकती है, उसकी जान भी जा सकती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 150 प्रश्न है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र स्थित है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये प्रश्न है, और आपके ऑप्शंस हैं, ए शिमला, बी देहरादून, सी बेंगलुरु या डी नैनीताल। तो डियर स्टूडेंट्स, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? शिमला नहीं, देहरादून नहीं, नैनीताल नहीं, बल्कि कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। भारत में पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। यह पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र 1993 में वन और पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार की मदद से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? और आपके विकल्प हैं, ऑप्शंस हैं, ए केरल, बी उत्तराखंड, सी गुजरात या डी महाराष्ट्र। तो डियर स्टूडेंट्स, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड नहीं, महाराष्ट्र नहीं, केरल नहीं, बल्कि वह कहाँ है? गुजरात में है। तो गुजरात में है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन गुजरात, वेस्टर्न इंडिया, एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1965। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो 1965 या 1965 में हुई थी। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खूब पूछा जाता है और आपके एग्जाम में भी खूब आता है। प्रश्न है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी या भोपाल गैस दुर्घटना के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी थी? और आपके विकल्प हैं, ए मिथाइल आइसोसाइनेट, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी नाइट्रस ऑक्साइड और डी सल्फर डाइऑक्साइड। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यह आपके इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो भोपाल गैस दुर्घटना के लिए कौन सा उत्तरदायी गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, नाइट्रस नहीं, बल्कि कौन? मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस है यही उत्तरदायी है, यही रिस्पॉन्सिबल है। इसी की वजह से भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। भोपाल गैस कांड 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनामाइड या एमआईसी जिसको हम बोलते हैं नामक जहरीली गैस के रिसाव से हुआ था, और इसने अनुमानित 15,000 से लेकर के 20,000 लोगों को मार डाला। मीन्स भोपाल गैस ट्रेजेडी में लगभग 20,000 लोग मारे गए। बहुत सारे लोग अनेक तरह से शारीरिक अपंगता से लेकर के अंधेपन के भी शिकार हुए थे। तो गैस का नाम याद रखिए, मिथाइल आइसोसाइनेट या मिथाइल आइसोसाइनामाइड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 153 153 प्रश्न है कि निम्न में से कौन मनुष्य की रेडियोधर्मी प्रदूषण से रक्षा करने में मददगार है? और आपके ऑप्शंस हैं, ए ग्लूटाथायोन, बी ओमेगा फैटी एसिड, सी बीटा कैरोटीन या डी उपरोक्त सभी। तो क्या होगा? मनुष्य की रेडियोधर्मी प्रदूषण से रक्षा करने में कौन मदद करता है? ग्लूटाथायोन करता है, ओमेगा फैटी एसिड करता है, बीटा कैरोटीन करता है। तो इस तरह से यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव जो डी ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव या उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है 154 प्रश्न संख्या, और प्रश्न है कि पर्यावरण प्रयोगशाला स्थापित करने का अधिकार किसके पास है? मीन्स एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज या पर्यावरण प्रयोगशाला स्थापित करने का जो राइट है वो अधिकार है वो किसके पास है? विकल्प है, ए केंद्र सरकार के पास, बी राज्य सरकार के पास, सी राष्ट्रपति के पास या डी प्रधानमंत्री के पास। तो प्रिय विद्यार्थियों,
पर्यावरण प्रयोगशाला स्थापित करने का जो अधिकार है वो प्रधानमंत्री ने, राज्य सरकार ने, राष्ट्रपति ने, बल्कि केंद्र सरकार को है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो ए विकल्प है आपका सही है। केंद्र सरकार को पर्यावरण प्रयोगशालाओं के कार्यों को निर्दिष्ट करने वाले नियम बनाने का अधिकार होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, प्रश्न संख्या 155, क्वेश्चन नंबर 155। प्रश्न है कि मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक मताधिकार से संबंधित है? और आपके विकल्प हैं ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 21 या डी अनुच्छेद 22। आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22। तो डियर स्टूडेंट्स, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1940। यहाँ एक और प्रश्न बनता है कि मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक मताधिकार से संबंधित है? तो 19 नहीं, 20 नहीं, 22 नहीं, बल्कि 21 जो है, अनुच्छेद 21 जो है वह सार्वजनिक मताधिकार से संबंधित है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 156। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। और आपके विकल्प है ए अणु ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, सी तरंग ऊर्जा या डी सौर ऊर्जा। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, यहाँ प्रश्न पूछा रहा है कि गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है। तो जो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है इसमें से वही पूछा जा रहा है कि इसमें ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन है, या दूसरे शब्दों में कि गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत हैं उसमें सोलर एनर्जी सबसे पहले आता है, विंड एनर्जी या पवन एनर्जी आती है, तरंग ऊर्जा आती है। लेकिन जो अणु ऊर्जा है या एटॉमिक एनर्जी है वो क्या है? एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, गैर परंपरागत नहीं है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, अणु ऊर्जा। प्रिय विद्यार्थियों, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, तेल हो गया, पेट्रोल, डीजल, गैस या जो एटॉमिक एनर्जी है ये सभी परंपरागत स्रोत हैं ऊर्जा के, जबकि सूर्यताप, पवन चक्की, जल विद्युत, बायोगैस, कचरा, भूताप, समुद्री ताप, बायोडीजल आदि जो है ये सभी गैर परंपरागत स्रोत में आते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 157, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन इज कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना समझौता कब हुआ था? और आपके विकल्प हैं ए 1980 में, 1980 में, बी 1982 में, सी 1985 में और डी 1990 में। तो प्रिय विद्यार्थियों, वियना समझौता कब हुआ था? 80 नहीं, 82 नहीं, 90 नहीं, 1985 में हुआ है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 1985 में। वियना संधि या वियना कन्वेंशन यह जो है ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता है। इस पर 1985 के वियना सम्मेलन में सहमत बनी और 1988 में इसको लागू किया गया। तो सहमत कब बनी थी? 1985 में। लागू कब किया गया? 1988 में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 158। प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा का परिवर्तन होता है, किस ऊर्जा में होता है? यही है आपके ऑप्शंस हैं, ए भौतिक ऊर्जा में, बी तापीय ऊर्जा में, सी उत्तर विद्युत ऊर्जा में या डी रासायनिक ऊर्जा में। तो डियर स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है पौधों में, आप सभी जानते हैं कि भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं पौधे। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो सौर ऊर्जा होती है वो किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो भौतिक में नहीं, विद्युत में नहीं, तापी में नहीं, बल्कि वो रासायनिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी या रासायनिक ऊर्जा में सौर ऊर्जा परिवर्तित होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य की विकिरण ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है, जो ग्लूकोज के अणुओं के रूप में संचित होकर के पौधों की पत्तियों में, उनके तनों में संचित होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 159। प्रश्न है कि जापान के समुद्र तट के निकट लोगों में मिनीमाटा बीमारी किसकी विषाक्तता के कारण हुई थी? मिनीमाटा जो बीमारी थे वह बीमारी जो है किसकी विषाक्तता या किसकी टॉक्सिसिटी की वजह से हुआ था? कौन सा ऐसा जहरीला पदार्थ था जिसकी वजह से लोगों में मिनीमाटा बीमारी हुई जापान के समुद्र तट पर? तो इसके जो ऑप्शन हैं डियर स्टूडेंट्स वो आपकी स्क्रीन पर है। ए कच्चे तेल के रिसाव से, बी स्ट्रोंसियम से, सी पारा या मरकरी से, डी तांबा अयस्क से। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कभी कभी पूछा जाता है कि मिनीमाटा डिजीज या मिनीमाटा रोग किसकी विषाक्तता के कारण होता है?
तो किसकी कारण होता है? एक कच्चे तेल का रिसाव नहीं, स्ट्रोंशियम नहीं, तांबा अयस्क नहीं, बल्कि वो मरकरी या पारा के रिसाव के कारण होता है। तो पारे की वजह से मिनीमाटा डिजीज होती है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मिनीमाटा जो नामकरण है, मिनीमाटा रोग का नामकरण जापान की मिनीमाटा खाड़ी के नाम पर किया गया। तो ध्यान दीजिए, जापान की मिनीमाटा खाड़ी के नाम पर किया गया, अर्थात जापान में ही सबसे पहले मिनीमाटा डिजीज उत्पन्न हुआ था। यह रोग जो है वो पारे के प्रदूषण के कारण पैदा होता है। मिनीमाटा रोग पारा से प्रदूषित जल में स्थित मछलियां खाने से होता है। ध्यान दीजिए, मिनीमाटा रोग जो होता है वो जल की ऐसी मछलियों खाने से होता है जिनके शरीर के अंदर मरकरी होता है। तो यह रोग जो है पारे के प्रदूषण के कारण पैदा होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 160। प्रश्न है कि फ्लोराइड प्रदूषण आमतौर पर प्रभावित करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। और आपके ऑप्शंस हैं: ए गुर्दे को फ्लोराइड प्रदूषित करता है, बी मस्तिष्क को, सी हृदय को, या डी टीथ को या दांत को। तो डियर स्टूडेंट्स, जो फ्लोराइड प्रदूषण है या फ्लोराइड पोल्यूशन है वो किसको प्रभावित करता है? गुर्दा नहीं, हृदय नहीं, मस्तिष्क नहीं, बल्कि वह टीथ को या दांत को प्रभावित करता है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, दांत। फ्लोराइड के कारण एक बीमारी होती है दांतों की, जिसको हम लोग फ्लोरोसिस कहते हैं। और इस रोग में दांत जो होते हैं वे धब्बेदार हो जाते हैं, और साथ ही साथ इसका असर जो होता है हड्डियों पर भी होता है, तो अस्थियों पर होता है। अस्थियां जो होती हैं वे विकृत हो जाती हैं। तो इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की इस क्लास में जो आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है, राष्ट्र गौरव, मानवाधिकार और पर्यावरण, इससे संबंधित 20 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का हम सभी लोगों ने अभ्यास किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप हमसे शेयर कीजिए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाइयों और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज को आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के देख पाएँ, सर्च कर पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ साथ जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक घंटी का आकार है, बेल का आइकन है, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, विकल्प आते हैं। उन विकल्पों में से आप आल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज़ आएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी, और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। अगले वीडियोज़ में, अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे, और अगले क्लास में हम सभी लोग अगले वीडियो में अन्य 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।